अम्मा, मैंने तो आपको शुरू से कहा था ये शशि मुझे जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन तुमने ही मुझसे कहा था अम्मा कि घर के लिए नौकरानी और दहेज दोनों मिल जाएगा, चुपचाप शादी कर लो। लेकिन अम्मा, अब तो उसने एक लड़की भी पैदा कर दी है। अब मैं उसे और नहीं झेल सकता अम्मा। मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि मैं शशि को तलाक दे देता हूँ। भैया, जब तलाक देना ही था तो बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी? पारुल, तुम चुप रहो। अपने भाई से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं हूं ना, मैं बात कर रही हूँ रवि से। वैसे भी मैंने रवि की शादी शशि से इसलिए कराई थी कि शशि के माँ बाप जब ढेर सारा दहेज देंगे तो वो सारा दहेज मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में दे दूंगी। लेकिन अम्मा, अब मैं क्या करूँ? मैं शशि को नहीं झेल सकता। मैं उसे तलाक ही दे देता हूँ। अरे बेटा, तू जानता भी है कि तलाक देना इतना आसान नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं। तुम्हें मालूम भी है, तलाक देने के बाद भी ना बहुत सारे रुपए पैसे देने पड़ते हैं। तो अम्मा, मैं क्या करूँ? अब तुम ही बताओ मुझे, इससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है? मैं नहीं झेल सकता उस शशि को। हाँ माँ, बताओ भैया को उपाय। आपने ही तो कहा था कि एक बार शशि से शादी कर लो, फिर भले उसके साथ नहीं रहना है तो मत रहना, उसके बाद तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना। अब आप तो भैया को फंसा ही दिए। शशि अपनी सास, ननद और पति की चालों से बिल्कुल भी अनजान थी। वो तो रसोई में खुशी खुशी खाना बना रही थी। लेकिन शशि ने सोचा कि घर में ननद आई हुई है तो वो आज ननद की पसंद की सब्जी बनाएगी, इसलिए वो सब्जी का पूछने अपनी ननद के पास आ रही थी। तभी शशि ने दरवाजे पर अपना नाम सुना तो वो वहीं रुककर अपने सास, पति और ननद की सारी बात सुन लेती है। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि ये लोग बहुत ही लालची किस्म के हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लोग इतने नीचे गिर सकते हैं, इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोच सकते हैं। मम्मी जी ने पहले पूरा प्लान बनाया है, उसके बाद मेरी शादी अपने बेटे से करवाई है। वैसे भैया, एक उपाय तो है, लेकिन क्या आप लोग कर पाएंगे? क्या? कैसा उपाय पारुल? क्या क्या उपाय है पारुल, बता तो जरा। अरे इस मनहूस शशि से छुटकारा पाने का जो भी उपाय हो, मैं तो वो उपाय कर लूंगी। मैं कब तक इस बेकार के रिश्ते में अपने बेटे को घुटते देखूंगी। लेकिन तलाक के अलावा कोई उपाय हो तो बताना, क्योंकि तलाक में बहुत रुपए खर्च हो जाएंगे और मैं रुपए तो खर्च नहीं कर सकती। मम्मी, घर या बाहर एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, सोचिए जरा। मम्मी, मेरी बात मानिए, एक साथ ना दोनों से छुटकारा मिल जाएगा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ पारुल, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ये बढ़िया उपाय है। थोड़े दिन रोना धोना मचाकर हम रवि की दूसरी शादी करा देंगे, जिससे हमें दहेज भी दोबारा मिल जाएगा। हाँ हाँ पारुल, हम ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन याद रखना तुम दोनों कि कोई भी एक्सीडेंट हो हम घर के अंदर ही करेंगे। हाँ रवि बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अपने बच्चे को छत में लिए टहल रही थी और अचानक पैर फिसल गया, जिससे माँ और बच्ची दोनों छत से नीचे गिर गई और उनकी जान चली गई। सही है उपाय, है ना? मम्मी, रसोई में आग भी लग सकती है, जिसमें घर की बहू अपनी बच्ची के लिए दूध गर्म करने गई थी, लेकिन रसोई में लगी आग से बच्ची और माँ दोनों की जान चली गई। ऐसा भी तो हो सकता है ना? क्या पारुल, ये रसोई में आग लगना ना बहुत साधारण सी घटना हो गई है। हमें तो कुछ अलग ही करना होगा पारुल, इस मनुष्य शशि से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन भैया, कुछ दिन रुक जाइए ना, क्योंकि अभी मेरे ससुराल में मेरे देवर की शादी होने वाली है। शादी ब्याह का कार्यक्रम निपट जाने दो, उसके बाद ये हादसा होना चाहिए तो मजा आएगा। हाँ ठीक है, तो तय रहा, पहले पारुल के ससुराल में उसके देवर की शादी निपट जाने दो, उसके बाद हम लोग इस घटना को अंजाम देंगे। अच्छा, तो ये लोग मुझे और मेरी बच्ची को मारने की साजिश रच रहे हैं। ये लोग 1 महीने बाद मुझे और मेरी बच्ची को मार देंगे, उससे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा। मेरे पास सिर्फ 30 दिन का समय है, लेकिन इस 30 दिनों में मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन इन लोगों को इस बात का मैं कभी भनक नहीं लगने दूंगी कि इन लोगों की सारी बात मैंने सुन ली है। मेरे मम्मी पापा तो बेचारे सीधे साधे भोले भाले से लोग हैं। अरे इन लोगों का सामना वो लोग कैसे करेंगे? मुझे किसी की तो मदद लेनी होगी। भाभी, क्या बनाया है आपने मेरी पसंद का आज? सोचा था बहुत कुछ बनाना, लेकिन मैं कुछ बना नहीं पाई। क्यों क्यों नहीं बनाया है आपने? अब क्या बताऊं दीदी, देखिए ना, रसोई में मिक्सी खराब है, माइक्रोवेव खराब है। जब यूज ही नहीं कर सकते तो ये बेकार की चीजें रसोई में रखने का मतलब क्या है? अब क्या कहूं दीदी, आपके भैया मेरे सुनते कहाँ हैं? मैंने तो अपने दहेज में काफी महंगे महंगे और ऊंची ऊंची कंपनी के सामान लाए हुए थे, लेकिन मेरी शादी में मैंने जो भी दहेज में लाया था, अरे साड़ी और जेवर के साथ साथ रसोई का भी सारा सामान आपकी शादी में दे दिया आपकी माँ ने। लेकिन दीदी, आपकी बेचारी माँ आखिर करे भी क्या? बेटी तो पैदा कर दिया उन्होंने, लेकिन उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा नहीं कर पाई। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं और मेरी माँ के बारे में उल्टी सीधी बात कर रही हैं। मैं भी जाकर अपने भैया को बताती हूँ। अरे दीदी, इतने गुस्से में कहाँ जा रही हैं आप? मैंने कौन सी गलत बात कही? जो हुआ है वही तो बयां किया है मैंने आपको। शशि की ननद शशि की बात सुनकर आग बबूला हो जाती है और वो भागते हुए अपने भाई और माँ के पास जाती है। भैया भैया। अरे क्या हुआ पारुल, क्यों शोर मचा रही है? भैया, भाभी की इतनी हिम्मत हो गई है, क्यों मम्मी के बारे में उल्टी सीधी बात कर रही है? क्या
क्या कहा उस मनूस ने? भैया, भाभी मुझसे कहती है कि मेरी माँ ने मुझे पैदा तो कर दिया, लेकिन मेरी शादी के लिए दहेज नहीं जुटा पाई। क्या उसकी इतनी हिम्मत? शशि, शशि, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से चीख रहे हो आप? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मेरे माँ के बारे में उल्टी सीधी बात कर रही हो। अरे मैंने कौन सी गलत बात कही है? जो बात सच है वही तो कहा है। बताइए, झूठ कह रही हूँ क्या मैं? मेरे दहेज का सारा सामान आप लोगों ने अपनी बहन की शादी में दे दिया। अरे सोने चांदी और साड़ी कपड़े की तो बात दूर, आप लोगों ने रसोई का एक तिनका भी अपनी बहन की शादी में लगा दिया, क्योंकि आप लोगों ने 1 रुपए का भी दहेज नहीं खरीदा था अपनी बहन के लिए। बदतमीज, मुंह बंद कर अपना, वरना जबान खींच लूंगा। अगर मैंने तेरे दहेज से 2-4 सामान अपनी बेटी को दे दिया तो क्या गजब कर दिया मैंने। वैसे भी भाभी के सामान में तो थोड़ा बहुत ननद का अधिकार होता ही है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। अरे जब औरत की जबान अधिक चलेगी तो मजबूरी में मर्द को तो हाथ उठाना ही पड़ेगा ना। अरे इसे तो दब कर रहना चाहिए, डरना चाहिए इसे तो कि इसने अपने ससुराल वालों को वारिस तो दिया नहीं, बल्कि खर्चा बढ़ाने के लिए एक लड़की पैदा करके रख दी। अब इसके भी खर्च उठाओ और इसकी लड़की के भी। मम्मी जी, अगर मैंने लड़की पैदा की है तो वो लड़की मेरी अकेले की नहीं है। रवि, बहुत जबान चल रही है इसकी। एक काम कर, तू इसका मुंह बांध करके इसे कमरे में फेंक दे कहीं। बहुत जबान चलती है बेटा इसकी। एक काम कर, तू ना इसका घर से निकलना बंद करवा दे और इससे मोबाइल भी छीन ले, तब इसके अकल ठिकाने आएंगे। हाँ माँ जी, तो ऐसा करता है जैसे इसका अभी के अभी गला दबा दूं। अरे साले साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए आप भाभी जी को। ये क्या तरीका है? अरे कोई अपनी पत्नी के साथ इस तरह से सलूक करता है क्या? अरे आपको कुछ नहीं मालूम जी, ये भाभी जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। देखिए साले साहब, चाहे जो भी बात हो, लेकिन इस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाना, ये आप जैसे पढ़े लिखे अच्छे घर के बेटे पर शोभा नहीं देता। अरे दामाद जी, आइए बैठिए ना। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस जल्दी से पारुल को लेने आया हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस भी अटेंड करनी है। पारुल, पैकिंग तो कर लिया होगा तुमने, जल्दी से अपना सामान लेकर आ जाओ। रवि अपनी जिया जी की बात मानकर शशि को छोड़ देता है। तभी शशि को उसकी बेटी की रोने की आवाज आती है और वो दौड़ के अपनी बेटी की ओर जाती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग तो कितने नीचे और गिरे हुए हैं। अरे किससे मदद लूं? अब तो इन लोगों ने मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया है और घर से भी निकलने से मना कर दिया है। मेरे पास ज्यादा दिन का समय भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक मेरी ननद की देवर की शादी नहीं हो जाती तब तक तो मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन जो भी हो, मैं इन लोगों को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरी जान ले तो ले ले, लेकिन मैं इन लोगों को मरने से पहले ऐसा सबक तो सिखाऊंगी कि मेरे मरने के बाद भी ये मुझे याद करके रोएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर से बाहर निकलूं कैसे। अरे इन सारी बातों से बाहर निकलने में यदि मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो मेरे नंदोई जी हैं, क्योंकि नंदोई जी इन राक्षसों से बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही सज्जन किस्म के व्यक्ति हैं। लेकिन मैं उनसे कांटेक्ट करूं कैसे? धीरे धीरे 3 दिन का समय बीत जाता है और शशि तो बस यही सोच रही थी कि अपने नंदोई से कैसे कांटेक्ट करे या बाहर जाने का कोई उपाय उसे समझ में आ जाए। एक दिन शशि रसोई में खाना बना रही थी, तभी शशि का मोबाइल, जो कि उसकी सास के पास था, उस मोबाइल में आंगनबाड़ी से फोन आता है कि उनकी बच्ची का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी सरकारी हॉस्पिटल में आकर अपनी बच्ची को वैक्सीन लगवा दे। हेलो, हाँ मैं शशि की सास बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हो? जी हाँ, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोल रही हूँ। आपके यहाँ बच्ची को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा। देखिए, आप लोग जल्दी से जल्दी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपनी बच्ची को वैक्सीन लगवा दीजिए। अरे हम लोग वैक्सीन लगवा तो देंगे, लेकिन ये अस्पताल में पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ेंगे ना वैक्सीन लगवाने के? जी नहीं, कोई रुपए नहीं देने पड़ेंगे आपको। ये वैक्सीन तो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है हर बच्चे को। अच्छा ठीक है, वैक्सीन तो फ्री में लग रहा है। कह देती हूँ शशि को कि अपनी लड़की को ले जाए वैक्सीन लगवाने। शशि, ओ शशि, सुन, आज अपनी बेटी को सरकारी हॉस्पिटल ले जाना और वहां से वैक्सीन लगवा देना। जी मम्मी जी। इस तरह शशि तो बाहर जाने का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो बस इसी मौके की तलाश में थी कि कब उसे एक बार इस घर से बाहर जाने का मौका मिल जाए। संकट की इस घड़ी में यदि मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ नंदोई जी हैं। लेकिन मैं नंदोई जी से कैसे संपर्क करूं? अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों इतनी उदास हो? क्या तुम्हारा बच्चा स्वस्थ नहीं है? नहीं नहीं बहन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरी बच्ची तो एकदम स्वस्थ है। वो मुझे मोबाइल की जरूरत थी, लेकिन मैं मोबाइल घर में छोड़ आई हूँ। अरे बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, तुम मेरा फोन यूज कर सकती हो। हाँ बहन, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। हेलो, हेलो नंदोई जी। जी भाभी जी। सुनिए नंदोई जी, मुझे इस वक्त आपसे मिलना बहुत जरूरी है। क्या हुआ भाभी जी? मैं शाम को पारुल के साथ आ जाऊंगा, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ। नहीं नंदोई जी, इस समय मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। और देखिए नंदोई जी, इस बारे में आप किसी को मत बताइएगा।
मैं इस वक्त सरकारी अस्पताल में हूँ, प्लीज आप आ जाइए। क्या? अगर ऐसी बात है भाभी जी तो बस आप 10 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। जी नंदोई जी। लो बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इसमें धन्यवाद वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, मेरा नंबर आ गया, मैं जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद शशि का नंदोई शेखर आ जाता है हॉस्पिटल। क्या हुआ भाभी जी? नंदोई जी, आप तो अपने ससुराल वालों को अच्छी तरीके से जानते हैं ना? हाँ भाभी जी, पारुल ने भी तो हमारे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया है। इस तरह शशि अपने नंदोई शेखर को अपने ससुराल में हुई सारी बातों के बारे में बताती है। शेखर भी सारी बात सुनकर एकदम अवाक रह गया। लेकिन शेखर काफी देर तक इस विषय में सोचता रहा। उसके बाद उसने शशि और नन्ही सी बच्ची के सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। देखिए भाभी जी, आप मुझे ना अपना बड़ा भाई ही समझिए। मैं हर कदम में आप लोगों के साथ हूँ। मैं आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। और मैं आपसे वादा करता हूँ भाभी जी, मैं बिल्कुल आपका साथ उसी तरह से दूंगा जैसे मुसीबत के समय में एक भाई अपनी बहन का साथ देता है। शेखर शशि को कुछ समझाकर घर भेज देता है। और जब शेखर शाम को अपने घर जाता है तो पारुल शेखर के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। आ गए आप ऑफिस से? बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैं अपनी चाय खुद बना लूंगा। बाप रे, ये इन्हें आज क्या हो गया जो अपनी चाय खुद बनाकर पीने लगे? हो सकता है काम का स्ट्रेस होगा। जब मूड ठीक हो जाएगा तो ये खुद मुझसे बात कर लेंगे। पारुल शेखर के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित तो थी, लेकिन पारुल ने सोचा कि शेखर को काम का स्ट्रेस होगा। लेकिन शाम से रात हो जाती है। शेखर ने ना ही पारुल के हाथ का खाना खाया और ना ही वो अपने बेडरूम में सोया, बल्कि वो तो अपना तकिया और चादर लेकर सामने हॉल में आ गया सोने। अच्छा, तो ये यहाँ आकर सो गए। मैं भी देखती हूँ कितने दिन ये सामने हॉल में आकर सोते हैं। मैं नहीं मनाने वाली इन्हें। इसी तरह धीरे धीरे पूरे एक हफ्ते का समय बीत जाता है, लेकिन शेखर के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अब सब कुछ पारुल के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो एक दिन गुस्से में आकर शेखर से सवाल करती है, शेखर, ये तुम्हारा नाटक कब तक चलेगा? और ये क्या देख रही हूँ मैं कि तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो? अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी क्या बात हो गई है जिसके लिए आप मुझे इतना ताव दिखा रहे हैं? ना ही आप अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खा रहे हो और ना ही अपनी पत्नी के हाथ से पानी भी पी रहे हो, और तो आप अपने बेडरूम में भी नहीं सो रहे हैं। देखो पारुल, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। अरे ये नाटक नहीं है तो क्या है? देखो पारुल, मैं भी स्पष्ट रूप से अब कह देना चाहता हूँ तुमसे, मैं ना किसी से प्यार करने लगा हूँ और जीवन भी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझसे अब तुम्हारा साथ सहन नहीं होता। इसलिए पारुल, मैं अब तुमको तलाक देना चाहता हूँ और तुमसे तलाक होने के बाद मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या मैं उस उल्टा का नाम जान सकती हूँ जो आपको मुझसे छीन रही है? अरे क्यों नहीं पारुल, तुम्हें पूरा हक है उस लड़की का नाम जानने का, और उस लड़की का नाम ना शशि है। जानती हो ना शशि, जो तुम्हारी भाभी है। क्या? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरी भाभी है, मेरी भाई की पत्नी। अरे पारुल, इससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तो वो तुम लोगों के लिए बेकार ही है। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देकर ना उससे शादी करना चाहता हूँ, और पत्नी के साथ साथ मुझे एक बेटी भी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने अपने मन की बात बता दी और जल्दी मैं तलाक के पेपर भी तैयार करवा लूंगा। उल्टा बदमाश! अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे पति को मुझसे छीन लेगी। छी, इसे शर्म नहीं आई? भाभी तो माँ समान होती है। गुस्सा तो इतना आ रहा मुझे, ऐसा लग रहा कि अभी जाकर उसे जान से मार दूं। पारुल अपने पति की बात सुनकर आग बबूला होने लगती है और वो अपने माँ और भाई को फोन कर कर कह देती है कि वो उसकी भाभी के मायके वाले को बुलवा ले घर पर। पारुल अपनी माँ को सारी बात बता देती है। पारुल की माँ भी आग बबूला होकर शशि के मायके वालों को फोन कर देती है और कुछ ही घंटों में शशि के मायके वाले भी शशि के ससुराल आ जाते हैं और पारुल अपने मायके पहुंच जाती है। पारुल अपने मायके आकर फूट फूट कर रोती है और रोते हुए अपने भैया से कहती है, भैया पूछिए इस बेशर्म औरत से क्यों किया इसने ऐसा? अरे भाभी तो माँ के समान होती है ना, लेकिन इसने तो मेरे पति के साथ, छी छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। भैया भैया, शेखर जी मुझे तलाक देकर इससे शादी करना चाहते हैं। इस कुर्ता ने मुझसे मेरे पति को छीन लिया। भैया, अरे वो निर्लज्ज बेशर्म, बोलती क्यों नहीं? क्या मुंह में दही जमाए खड़ी है? अरे तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? छी, तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी, इस मनहूस को जान से मार देना चाहिए हमें। मुझे तो पहले ही इस पर शक था, इसीलिए तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं करना चाहता था। इसलिए कहता था मम्मी कि मुझे इससे तलाक दिलवा दो। अरे बोलना निर्लज्ज, क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे? अरे बोलना उल्टा, बोलती क्यों नहीं? अरे मैंने कहा कुछ बोल, वरना अभी के अभी मैं तेरा गला दबाकर तुझे अभी के अभी खत्म कर दूंगी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया, या फिर इसे ही उठा लेता। हाँ बेटा शशि, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? तुम तो ऐसी कभी नहीं
कि बेटा एक बार भी तुमने अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। बेटा एक बार भी तुमने अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में नहीं सोचा कि ये सब जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। अगर तुम्हें ये सब करना ही था बेटा तो कम से कम हमें जहर दे दिया होता। अरे माँ ये ऐसे नहीं सुधरेगी, इसे सुधारना ना मुझे अच्छे से आता है। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तुमने। ऐसा सुनना चाहते हो ना तुम, तो सुनो मैं बताती हूँ कि सच क्या है। सुनो रवि, मैं तुमसे तलाक लेकर मैं शेखर से शादी करना चाहती हूँ। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी शेखर के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। अरे बेशर्मी की भी हद होती है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बहन का क्या होगा। मेरी बहन तुम्हारी नंद है और नंद तो छोटी बहन की समान होती है। और छी, भाभी तो माँ के समान होती है, क्योंकि भाभी को माँ का स्थान दिया जाता है। लेकिन तुमने आज भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया है। क्या कहा आपने कि आपकी बहन मेरी छोटी बहन की जैसी है? अरे बेशर्म, थोड़ी तो शर्म कर ले। कैसे बेशर्मों की तरह हंस रही है। छी, मुझे तो शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहने में। और क्या कहा आपने कि मैं आप लोगों के बारे में सोचूं, आपकी बहन के बारे में सोचूं? अरे क्यों मैं सोचूं आपकी बहन के बारे में? क्या आप लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा है? आज मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, क्या आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी कभी मेरे बारे में सोचा कि मैं इस घर की बहू हूँ? शायद रवि जी आप ये भूल चुके हैं कि बहू होने के नाते मेरे भी कुछ अधिकार हैं। अरे बहू होने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं दिन भर तुम्हारे घर का काम करूं और रात को अपनी देह पर तुम्हारा अत्याचार सहन करूं। क्या किसी के प्यार भरे दो शब्द पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? अरे आप लोगों ने तो सोची समझी प्लान के तहत मुझसे शादी की थी। अरे आप लोगों ने तो सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार मुझे इस्तेमाल किया है। आप लोगों की नजरों में मेरी अहमियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो यही सोचकर मेरा रिश्ता किया था ना कि आप लोगों को मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी और आपको रवि जी अपनी बहन की शादी के लिए अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा। क्यों, सच कह रही हूँ ना मैं? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही है सची तू? हाँ माँ, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं जानते ये लोग कितने नीच और गिरे हुए हैं। इन लोगों ने मुझे और मेरी बच्ची को मारने तक की कोशिश की है। देख लो इस उल्टा को। अरे अपने कुकर्म को छुपाने के लिए मेरी माँ और भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही है। बेशर्म कहीं की। अपनी बकवास बंद करो पारुल। और तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे तुम लोगों की साजिश के बारे में कानो कान खबर तक नहीं है? अरे मम्मी पापा, आप लोग नहीं जानते मैंने इस घर में क्या कुछ नहीं सहा है। मम्मी पापा, आप लोग मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए मेरी शादी में आप लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और इन लालची लोगों को आप लोगों ने मुंह मांगा दहेज दिया, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरा। माँ बाबूजी, शादी के तुरंत बाद ही इन राक्षसों ने मुझे कम दहेज लाने के लिए हर रात हर दिन उठते बैठते सोते जागते इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझे ताने मारे हैं। और मेरा तो सबसे ज्यादा जीना हराम ना मेरी ननद पारुल ने किया था। लेकिन सास और पति भी कुछ कम नहीं थे, इन लोगों ने भी मुझे मारने के लिए अच्छी खासी साजिश रच डाली है। क्या ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये आपके जो दामाद है ना, जो इतने भोले होने का दिखावा कर रहे हैं, इन्होंने मुझे मारने के लिए मुझे और मेरी बच्ची को छत से ढकेलने का प्लान बनाया था। पापा, इन लोगों ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी है। अरे मानती हूँ मैं तो पराये घर से आई हूँ, लेकिन वो बच्ची तो आप ही का खून है ना, जिसका आप खून करना चाहते हैं। और पापा इतना ही नहीं, ये आदमी मुझे और मेरी बच्ची को मारकर किसी और औरत के साथ शादी रचाना चाहता था। और ये जो कुकर्म करने जा रहे थे, इसमें ये अकेले नहीं बल्कि इनकी माँ और इनकी बहन ने भी इनका पूरा साथ दिया है। अच्छा, तो तुमने इसी बात का बदला लिया है मुझसे, जो मेरे भोले भाले पति को अपने झांसे में फंसा लिया है। सची, तुम्हारे ससुराल वाले चाहे कितनी नीच और घटिया हरकत कर ले, इनकी नीचता से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। हाँ माँ, आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। ये लोग चाहे कितने ही नीचे गिर जाए, लेकिन मैं इनकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं इन लोगों की तरह नीच और घटिया हरकत नहीं कर सकती। नहीं करती का क्या मतलब? तुमने सब कुछ कर दिया है और तुमने तो भाभी के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है और मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। तुम्हारी वजह से आज मेरे भोले भाले पति, जिन्होंने हमेशा मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखा था, उन्होंने मुझे तलाक के कागज भिजवाए हैं। लगता है आपने अभी तक तलाक के कागज को खोलकर देखा नहीं है। जरा एक बार आप तलाक के कागज को खोलकर पढ़कर तो देखिए। पारुल अपनी भाभी की बात सुनकर वो तलाक के पेपर को खोलकर पढ़ने लगती है, जिसे उसके पति शेखर ने भिजवाया था। और जैसे ही पारुल ने उस पेपर को पढ़ना शुरू किया, पारुल के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। अरे पारुल, जरा जोर से तो पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? अरे पारुल, क्या हुआ? जरा हमें भी तो पढ़कर सुना कि आखिर शेखर जी ने क्या वजह लिखी है तलाक की। मम्मी, इसमें इन्होंने लिखा है कि मैं शशि भाभी को शुरू से ही अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और मैं अपनी बहन और भांजी को
इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। इसीलिए आज के बाद से पारुल अपने मायके में ही रहेगी और मैं जल्दी से जल्दी आकर अपनी बहन और अपनी भांजी को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुका हूँ कि उस घर में मेरी बहन और मेरी भांजी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और जब तक उस घर में मेरी बहन और भांजी को पूरा प्यार और मान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा। तब तक मेरी पत्नी अपने मायके में ही रहेगी। और भैया, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई मेरी बहन और भांजी के साथ दुर्व्यवहार या अत्याचार करेंगे तो मैं उसका बदला पारुल से लूंगा। अरे आगे तो पढ़। भैया, इसमें लिखा है कि यदि तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी पारुल हमेशा खुश रहे अपने ससुराल में और उसका मेरे साथ तलाक ना हो, तो तुम लोग भी मेरी बहन को खुशी खुशी अपनाकर उससे अपने किए के लिए माफी मांग लो। क्या इसका मतलब तुम लोगों ने मेरी बेटी और नातन को मारने की कोशिश की है? हाँ माँ, इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था कि ये लोग 1 महीने के अंदर मुझे और मेरी बच्ची को जान से मार देंगे और ये अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा देंगे ताकि इन्हें फिर से खूब सारा दहेज मिल जाएगा। क्या तुम लोग इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकते हो? चलो बेटा, मैं 1 मिनट भी तुम्हें इन राक्षसों के साथ रहने नहीं दूंगा। चलो अभी के अभी। हाँ पापा, मैं अभी अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं समधन जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? अरे सची हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, वो ऐसे कैसे इस घर को छोड़कर जा सकती है? अरे बेटा, माफी मांग लो अपनी भाभी से, वरना अगर तुम्हारी भाभी अपने मायके चली गई तो शेखर जी तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। देख बेटा, गुस्सा छोड़ दे, तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अरे माफी मांग ले तू शशि को, वरना तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ भैया, हम माफी मांग लेते हैं भाभी से, क्योंकि मैं शेखर जी को खोना नहीं चाहती। शेखर जी बहुत ही अच्छे इंसान है भैया। चलो बेटा शशि, और इन लोगों को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अरे शशि बेटा, ऐसे कैसे तुम अपने ससुराल को छोड़कर जा सकती हो? ये तुम्हारा घर है। हमसे तो गलती हो गई है बेटा, लेकिन देखो एक बार हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दो। हम आज के बाद कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ भाभी, प्लीज हमें माफ कर दो। देखो आप इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ। शशि, मुझे माफ कर दो, इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ। एक बाप को अपनी बेटी से अलग मत करो शशि। हाँ, एक बार तुम इन लोगों को माफ कर दो, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये लोग अब तुम्हें परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब ये तुम्हें परेशान करेंगे तब तब मैं इनकी बेटी को परेशान करूंगा। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा मत बोलिए। देखिए मेरी बेटी को कोई तकलीफ मत दीजिएगा आप, और हम भी अपनी बहू को अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। इस तरह शशि के ससुराल वालों को अच्छा खासा सबक मिल जाता है, और शशि अपने ससुराल में ही रुक जाती है और पारुल भी अपने ससुराल चली जाती है। अब शशि के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। शशि ने शेखर जी का बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि आज ये सब जो हुआ था वो सिर्फ शेखर जी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।